नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक और ज्वलंत मुद्दा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे समाज की आपराधिक लापरवाही की। कोरोना के संक्रमण के आंकड़े घटे और हमारी लापरवाही के साथ साथ बाजारों में और सार्वजनिक स्थानों में भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। आज इस विषय पर बात करेंगे, आखिर क्या क्या कारण है। हम कोरोना का भी वही हाल कर रहे हैं जो हमने दूसरी अन्य जो हमारे को हिदायतें थी उनका किया। जैसे पुलिस चौराहे पर खड़ी है तो हेलमेट लगा लो, यहाँ पुलिस का बैरियर नजदीक दिख रहा है तो सीट बेल्ट लगा लो, ये सब चीजें। तो ये मेरे ख्याल से तो अच्छा नहीं है। वो चाहे हेलमेट हो चाहे सीट बेल्ट हो, तो हमारी सुरक्षा के लिए। ऐसे ही ये जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस वक्त मेरे अलावा स्टूडियो में जितने भी लोग हैं सबने मास्क लगा रखा है और मैं यहाँ बैठने से पहले मेरा भी मास्क रहता है और जैसे ही ये खत्म होगा मैं मास्क लगाऊंगा, क्योंकि इसी से बचाव है। मास्क से आपका लगभग 90% तक बचाव जो बाहरी संक्रमण है उससे हो जाता है। आपका संक्रमण भी 80% तक घट जाता है। 20% संक्रमण आपका दूसरों को जा सकता है, मास्क लगाए हुए व्यक्ति का भी। तो ये जरूरी हिदायत है, सब जानते हैं। 1.25 साल से आपने पूरे देश ने इसको झेल लिया। अब ये आंकड़े कम हुए, थोड़ी सी छूट दी गई क्योंकि मजबूरी है, लोग छटपटा रहे हैं, दुकानें बंद हैं, व्यापार बंद है, लोगों को रोजगार के लिए मुसीबत हो रही है, 2 वक्त की रोटी जुटाना समस्या हो रही है। उधर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम मुआवजा नहीं दे सकते और तर्क ये दिया कि फिर हमारा प्रधानमंत्री का जो रिलीफ फंड है फिर तो वो तो फिर खत्म हो जाएगा अगर सारा मुआवजे में लुटा दिया। इसको प्राकृतिक आपदा की तरह से ले रहे, इसको दुर्घटना नहीं मान रहे। ठीक है, सरकार के पास पैसे नहीं है, स्पष्ट हो गया। तो इसमें तो हमारा फर्ज और बन जाता है कि अगर हमको छूट मिली है तो उस छूट का नाजायज फायदा ना उठाएं। अब पलटन बाजार में, हनुमान चौक में इतनी बड़ी भीड़ इतनी पहले नहीं हुआ करती थी। अब लोग जाने लगे, बगैर मास्क के जाने लगे, कंधे से कंधे लोगों के टकरा रहे। आज पूरे बाजार के अंदर जितने भी सार्वजनिक स्थान है वहां लोगों ने लापरवाही फिर से चालू कर दी। ये कल हरिद्वार में पूर्णिमा का स्नान था, इससे पहले गंगा दशहरे का स्नान तो सरकार ने प्रोटोकॉल जारी करके मना कर दिया कि गंगा दशहरे का स्नान नहीं होगा। लेकिन वहां जो लोग आए वो इतनी बड़ी तादाद में उस दिन भी आ गए, उस पर माननीय हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, इन्हीं लापरवाहियों को देखते हुए ही तो माननीय हाईकोर्ट नैनीताल को 3 दिन पहले हमारे मुख्य सचिव से लेकर के स्वास्थ्य विभाग से गृह विभाग के सारे अधिकारियों पे इतने कड़वी टिप्पणी करनी पड़ी, बहुत कड़वी टिप्पणी की। इसलिए की कि आप सिर्फ बोल रहे हो, जमीन पर जमीनी हकीकत कुछ और है। क्योंकि 1 जुलाई से 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करने का एक घोषणा कर दी गई थी, जिसपे फिलहाल वो हाई कोर्ट उसका परीक्षण कर रहा है। हाई कोर्ट में संभवतः 28 तारीख को, सोमवार को वहां तारीख है, और तारीख भी इतनी महत्वपूर्ण कि माननीय चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्री को ये नोटिस लिखी है ऑफिशियली कि 28 जून को इस केस की सुनवाई हो और पहले केस के रूप में इसकी लिस्टिंग की जाए। यानी इतना महत्वपूर्ण है कि सोमवार की सुबह जब माननीय न्यायालय की बेंच बैठेगी तो सबसे पहला केस यही सुना जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो सरकार के प्रबंध हैं वो जमीन पर उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, जो सरकार के आदेश है, या सिर्फ एक चिट्ठी टाइप हो जाती है सचिवालय में कि अब ये होगा और ये नहीं होगा। तो 4 धाम यात्रा आप चालू करोगे जिसकी मांग भी है, लेकिन फिर सरकार के पास उसको नियंत्रण करने के लिए व्यवस्था भी तो हो, वो भी जरूरी है। वो है नहीं और आप सिर्फ पॉपुलर एक घोषणा कर देते हैं, लोगों को एक लोक लुभावनी घोषणा कर देते हैं। नतीजा महीने 2 महीने वो चीजें चलती हैं, आंकड़े बढ़ते जाते हैं और फिर से लॉकडाउन। तो ये लॉकडाउन फिर से ना लगाना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझें। कल ये जो हरिद्वार में पूर्णिमा का स्नान हुआ,
उसमें फिर इतनी भीड़, ये मैं आपको तस्वीरें सारी दिखा रहा हूँ साथ साथ। फिर वहां भीड़, लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे? आखिर दिक्कत तो फिर हमको ही होने वाली है ना। और ये खाली जो वहां जा करके स्नान कर रहे हैं, जो हर की पौड़ी पर पहुंच करके इस वक्त, या दूसरे स्थानों पर, दूसरे मंदिरों में जाकर के भीड़ लगा रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क भी लगाना पसंद नहीं करते, भीड़ जुटाने से भी परहेज नहीं कर रहे, बस छूट मिल गई इसके बहाने। अब पुलिस भी थकी हुई है, कहाँ तक पुलिस कितना काम करेगी? पुलिस 24 घंटे क्या यही देखती रहे आपका? तो हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है, हमको एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से हमको ये आगे बढ़ करके इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और परिवार के जो हेड है उनको, और परिवार की महिलाओं को तो खास तौर पर, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है परिवार में, क्योंकि कुछ भी घर में कुछ हो जाता है तो वो उसका पूरा जो खामियाजा है वो घर की महिला को ही भुगतना पड़ता है। उनको ये देखना चाहिए कि बच्चे, और सबसे ज्यादा अभी जो ईश्वर करे ना हो, लेकिन अगर तीसरी लहर आई तो उसमें ये कहा जा रहा है कि इस तीसरी लहर पे वो एक डेल्टा से भी और आगे का एक कोई इसमें वेरिएंट मिल गया है वायरस का, वो कह रहे हैं बहुत खतरनाक है, इस पहले वाले से 8 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो क्यों जानबूझ करके इस बीमारी के सामने हम कूद रहे हैं? और ये खाली हम स्वयं संक्रमित नहीं होंगे, संक्रमित इसके साथ साथ पूरा समाज होगा। आप और लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, सभी संक्रमित होंगे, तो पूरे समाज का, पूरे राज्य का, पूरे राष्ट्र का, और फिर ये पूरी दुनिया में आखिर कब तक ये एक दूसरे के देशों में जाना बंद रहेगा? फिर एक देश से दूसरे देश में ऐसे फैलता है। फिर से ये वैश्विक महामारी ये पिछले साल बनी तो तब भी ऐसी बनी, क्योंकि मजबूरियां हैं। जो व्यक्ति बाहर गया हुआ है उसके पास वापसी का टिकट भी उसके पास है, उसका वीजा भी समाप्त हो रहा है, उसको आना भी है, उसके पास इतना इंतजाम भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है कि वो उस देश में अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक रह सके। उनको अपने घर वापस भी आना है, तो लोग वापस भी आए, मजबूरी थी, और आकर के दूसरे देशों से ये संक्रमण भी लेकर के आए। तो ये तीसरी बार तो ना हो, हमसे एक बार हो गया, हमसे 2 बार हो गया, अब ये दोबारा ना हो। तो ये जिम्मेदारी आपकी, हमारी, पूरे समाज की है। तो ये जो दृश्य दिखाई दे रहे, अनप्लेजेंट से ये सीन है, ये अच्छे नहीं लग रहे देखने में। और जरूरतें सबकी हैं, मैं मानता हूं इस बात को। गली में सामान थोड़ा सा महंगा मिलता है, हनुमान चौक में सस्ता मिलता है, ये भी सही है, लेकिन वो सस्ता कितना महंगा पड़ने वाला है, कभी इसका भी आपने सोचा? महंगा न केवल बाद में जो इलाज में खर्च होगा, केवल उससे नहीं, ये जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी से जान जा रही है और परिजन सिर्फ दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं। कोई इसमें बचाव का कोई साधन बाद में है नहीं, जब स्थिति बिगड़ जाती है तो। इसलिए आप सबसे एक बार निवेदन है, आज मैं अपना सामाजिक और नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने सभी समाज के लोगों से, पूरे जिम्मेदार लोगों से मैं, और खास तौर से जो परिवारों में महिलाएं हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप ही आगे बढ़ करके लोगों को इस तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो चाहिए, करना चाहिए, उसके लिए प्रेरित करें। और उसके लिए आप स्टैंड लें कि नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा, और मना कर दें कि अगर आप को मास्क लगा करके नहीं जाएंगे और 2 गज की दूरी अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर पूरा परिवार आपको आइसोलेट कर देगा, आपके नजदीक नहीं आएगा, आपसे दूर रहेगा। ये कहीं ना कहीं पहल करने की जरूरत है, और इस वक्त हमको सहयोग करने की जरूरत है सरकारों से, पुलिस के साथ, जो हमारे हेल्थ कर्मी हैं उनके साथ, जो हमारे कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके साथ। ये मैं देख भी रहा हूँ, कुछ राजनीतिक दल ऐसा कर भी रहे हैं, अपने अपने लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, मैंने ये देखा है। मैं यहाँ आप कहे तो मैं नाम भी ले सकता हूँ। मैंने अभी सूर्यकांत धस्माना को देखा, वो उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को बुलाया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कार्यक्रम किया, और उसमें उनको हिदायत दी, उनको ट्रेनिंग दी इस बात की कि अब ये आगे हमको क्या व्यवहार करना है। ऐसे ही सबको अपने अपने क्षेत्र के विभिन्न समाज के वर्गों के लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसमें हमारे मीडिया की तो भूमिका सबसे ऊपर है ही। हम लोग अपना पूरा जो दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि तीसरा जो कोविड की जो तीसरी लहर, अब 3rd स्टेज की बात हो रही है, वो उससे हम बचे रहेंगे, उसको हम हरा कर रहेंगे, और कोरोना को हम समूल नाश करना चाहते हैं। आपने देखा कई देशों में जरा सी लापरवाही हो और फिर से लॉकडाउन की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं
शब्दों के साथ कि आप इस तीसरी जो लहर है कोरोना की, इसको हरा करके ही दम लेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत एहतियात रखिए, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए। आपका मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।